हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं उवर्तिका सिंह। आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम में 7th रैंक हासिल किया है और एक ग्रामीण बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी आपने ये रैंक हासिल किया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जानने लायक हैं। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने बारे में एक आप संक्षिप्त परिचय दें। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम वर्तिका सिंह है और मैंने बीपीएससी में नॉर्मल बीपीएससी नहीं, बीपीएससी की एक कृषि के क्षेत्र में परीक्षा होती है जिसका नाम बीईओ एसडीओ यानी प्रखंड कृषि अधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, इसका बीपीएससी ने एग्जाम कराया था, जो कि पिछले वर्ष यानी 2024 में जनवरी में आया था इसका फॉर्म भरने का। और इसका एग्ज़ाम हुआ मार्च में और फिर इसका इंटरव्यू था जुलाई में और इसका रिजल्ट अभी प्रकाशित हुआ है जनवरी में 2025 में। और मेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ मैंने यहीं गांव से ही अपना 11th 12th और 10th तक की पूरी एजुकेशन, दैन 11th 12th भी यहीं बीपीएस पब्लिक स्कूल नौबतपुर चंदौली में ही है, वहाँ से करा है। और मेरी जो स्नातक डिग्री है वो कृषि के क्षेत्र में ही है और ये मैंने आईसीआर की परीक्षा पास करके जॉबनेर से किया है, जो कि राजस्थान में ही है, जिसका नाम है श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जॉबनेर राजस्थान, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देन मैंने अपनी एमएससी डिग्री की है बीएचयू से, जो वाराणसी में है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर से मैंने अपनी एमएससी डिग्री की है। तो सबसे पहले इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ ही मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? इसके एक्चुअली जब हमें 11th 12th में सब्जेक्ट चूज करना होता है, जो कि एक स्ट्रगलिंग पॉइंट मैं बोलूंगी होता है कि उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लूं, बिकॉज आई वाज इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑल सब्जेक्ट। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ लगता था कि फ्रेंड्स सारे कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स में चली जाती हूँ, पर मुझे साइंस में जेन्युइनली इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि चलो बायो ले लेते हैं, बट उसी टाइम लकीली मुझे गाइडेंस मिला पापा का और जो अदर लोग थे जिन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर एक इमर्जिंग फील्ड है, तो तुम इधर जा सकती हो। बट अनफॉर्चुनेटली इधर कोई एग्रीकल्चर से 11th 12th का कोई ऐसे बेसिक एजुकेशन था नहीं, जिसकी वजह से फिर ये समझ में आया कि अभी जो 11th 12th है वो साइंस बैकग्राउंड से लेके कर लेते हैं। और मैंने बायो चूज किया, पीसीबी मेरा स्ट्रीम था, तो मैंने वहीं से अपना उसको स्ट्रीम चूज करते हुए अपना 11th 12th यहीं से कंप्लीट किया। और फिर मैंने आईसीआर का एग्जाम दिया, जिसमें वहां से शायद मुझे एक सही गाइडलाइन और सही दिशा मिली। तो वहाँ आईसीआर क्रैक करने के बाद मुझे कॉलेज जो अलॉट हुआ था वो राजस्थान में हुआ, एसकेएन यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने अपनी स्नातक की डिग्री करी, वहाँ से मुझे और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी इसके क्षेत्र में। फिर मैंने बीएचयू क्रैक किया और फिर वहाँ से मैंने अपने परास्नातक की डिग्री की। चूंकि हर एक युवा के मन में ये होता है कि मुझे भी ऑफिसर बनना है, तो जो अभी आपने ये रैंक हासिल किया या जो एग्जाम आपने क्रैक किया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? ये जो अभी आया था एग्जाम, इसके लिए तो स्नातक की डिग्री ही थी। तो अगर कोई भी कृषि के क्षेत्र में अगर स्नातक है तो वो इस एग्जाम को दे सकता था। तो हम लोगों की तब तक तो डिग्री हो चुकी थी, बीएससी तो हम लोगों ने दे दिया था, एंड बाय देन आई वाज कंटिन्यूइंग माय दिस एमएससी डिग्री। तो उसी के साथ मैंने इसको पैरेलली प्रिपेयर किया था इस एग्जाम के लिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएट इंटरमीडिएट के टाइम पे आपको सब्जेक्ट चुनना था, तो आपने वहाँ से एग्रीकल्चर का एक डायरेक्शन आपको मिला, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण रहा? बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाता है कि एक दिशा आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे में हर किसी का रोल आता है, जो भी आपके नोन है, अगर उनमें से कोई लोग पढ़े लिखे, मेरे फॉर्चुनेटली मेरे केस में मेरे फूफा जी जो थे वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर प्रोफेसर थे वो। तो जैसे ही मुझे एग्रीकल्चर के बारे में एक होता है ना बीम ऑफ लाइट मिली कि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है, तो फिर मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और पता किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ एग्रीकल्चर एक अच्छा फील्ड है, वहाँ पे मतलब तुम कर सकते हो, आगे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छा
अच्छा लगा और फिर मैंने उसी को परसू किया। तो ये तो एक गाइडलाइन बहुत जरूरी है, हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे जरूरत पड़ती है। जैसे सब्जेक्ट चुनने की जब बात आती है तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। इंटर में किसी ने कुछ सब्जेक्ट ले लिया, ग्रेजुएशन में कुछ ले लिया, और फाइनली जब एग्जाम में बैठने की बारी आती है तो फिर कोई कुछ और ले लेता है। तो चूंकि आपके हिसाब से ये लग रहा है कि अगर कोई अर्ली अगर ये पहचान ले कि नहीं उसको किस डायरेक्शन में जाना है तो चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, देखिए किया तो हर एक मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, ये बात सच है, पर अर्ली अगर जो होता है ना कि हम अपने गोल को बहुत ही जल्दी हासिल कर ले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें एंड देन स्टिक टू इट। वो चीज वाली कि ठीक है, वो जो आपने बोला ना कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे मोड पे आती रहती है, एक ग्रेजुएशन के लेवल पे आती है, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आती है, तो ये बना रहता है। लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है या फिर क्या एक सुटेबल डायरेक्शन मेरे लिए हो सकता है, रिकॉग्नाइजिंग योर पर्सनालिटी एंड योर कैपेसिटी, तो ये बहुत आपको अर्ली स्टेज में आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। आपने जो इस एग्जाम को दिया है, इसकी प्रिपरेशन आपने कब और कैसे शुरू किया? इस एग्जाम का जैसे मैंने बताया कि इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह आया था वो मतलब फॉर्म हमने जो भरा था वो जनवरी में भरा था 2024 में, और उस टाइम हम लोग एमएससी परसू कर रहे थे। तो वहाँ पे एक्चुअली बीएचयू का माहौल थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहा मेरे लिए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि एग्रोनॉमी बैकग्राउंड से थे, तो उनसे भी काफी हेल्प मिला कि अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, जैसे सिलेबस मेरे पास था तो उसमें से अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो वी यूज्ड टू डिस्कस कि ये टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बता दो। तो थोड़ा थोड़ा कोई बोल देता था, तो हम लोग ऐसे करके पढ़ाई कर लेते थे। तो वहाँ पे काफी मतलब ग्रुप डिस्कशन मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होता है। अगर आपकी पीयर्स या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छी है तो इससे बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये चीज हमने ग्रेजुएशन में बहुत कम टाइम मिला था इसके लिए, करीबन 1 महीने भी प्रॉपर्ली, क्योंकि फरवरी ही केवल हमारे हाथ में था इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, जहाँ पे ये बहुत जरूरी हो गया था कि आप बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही इफिशिएंसी के साथ आप अपने गोल को टारगेट करें। तो उस टाइम पे जो फ्रेंड सर्कल थी हमारी बीएचयू की, और मुझे ये चीज हो गया था उस टाइम पे कि इस एग्जाम को क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुझे ये एग्जाम बहुत ही वो एक होता चार्मिंग वो लगा था कि हाँ इस एग्जाम और एक अपने सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ था, अपने सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था। यस, तो ये चीज मुझे लगा कि इस एग्जाम को हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं और इसको अचीव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत हाई फाई नहीं पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा जो हमने पढ़ा है। और मैंने बीएससी अपनी थोड़ी अच्छे से की थी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब बीएससी मैंने ढंग से पढ़ा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि बीएससी का ही सिलेबस था उसमें। सोर्सेस क्या क्या रहे? मतलब एग्जाम के लिए सबसे जरूरी होता है कि भाई हम एक प्रिसाइज वे में आगे बढ़ें, तो क्या सोर्सेस थे आपके लिए? सोर्सेज जैसे मैंने बताया कि बीएससी सिलेबस ही था, तो इसमें जो भी मेरे कुछ बीएससी के पढ़े हुए चीजें थी, बहुत सारी तो मैंने नोट्स नहीं, जो कि हमने अगर आपने अच्छे से बीएससी की है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है उसका आंसर। तो वहां पे ऐसे बहुत सारे, जैसे एक क्वेश्चन तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म किसने दिया था, तो ये कहीं मैंने एग्जाम के ड्यूरिंग नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने ये बीएससी में अपने पढ़ा था, तो वो तुरंत एग्जाम में मतलब मेरे क्लिक हो गया कि हाँ इसका आंसर यही होगा। तो अगर कोई भी अपना ग्रेजुएशन जिस भी फील्ड में कर रहा है उसको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक फाउंडेशन बनाता है और वही आपको आगे जाके हेल्प करेगा। तो वो चीज मुझे हेल्प की इस एग्जाम में, जो जितना भी मैंने थोड़ा बहुत भी अपने बीएससी में डेडिकेशन रखा था वो चीज मुझे वहां पे इवेंचुअली हेल्प की। और सोर्सेज की बात रही तो अदर सोर्सेज मेरे थे, जैसे कि मैंने कुछ नोट्स देखे थे, तो बाकी वो और बाकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों से भी काफी हेल्प मिला। उन लोगों ने कुछ पीडीएफ्स अपने अपने फील्ड से एग्रोनॉमी वाले लोग दे देते थे कि अच्छा ये जैसे पैरासिटॉइड्स और ये सब टॉपिक था तो वो उनसे मैं ले लेती थी, तो काफी ऐसे भी हेल्प मिला। इंटरव्यू के भी टाइम में मेरे मतलब कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो वो काफी हेल्पफुल रहा, डिस्कशन से काफी चीजें आसान हो गई। अगर इस पर्टिकुलर इस एग्जाम की बात करें तो मतलब जब आपने अप्लाई कर दिया इसके लिए तो कितना महीना था आपके पास, कितना समय था आपको प्रिपेयर करने के लिए? इसका जो फॉर्म भरते टाइम हमें 26 आई थिंक जैन हो गया था पूरा, फिर उसके बाद हमारे हाथ में था फैब, पूरा फैब। तो लेकिन उसकी के साथ मेरा इफ्को में सिलेक्शन हुआ था, मतलब इफ्को का इंटरव्यू मुझे देना था, मेरा 31 जनवरी को इफ्को का इंटरव्यू था। मैं वहां से दे के आई और मैं डिसअपॉइंटेड थी थोड़ा सा उस इंटरव्यू को लेके, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं गया था। तो आते वक्त भी मैं ये सोच रही थी कि मतलब अब तो ये तो बहुत ही कम से होप रखना है मुझे, और लेकिन ये जो भी उस
उसका सिलेबस मैं प्रिंट आउट करा के अपने साथ लेके गई थी, और फिर मैं उसको दे के बोली इस एग्जाम को तो किसी भी हाल पे बाय हुक और क्रुक मुझे ये इस एग्जाम को क्लियर करना है। और फिर मैंने वही मतलब मैं ऐसे प्रिपेयर करती थी कि उसका एक टॉपिक देख लिया, मतलब अपने दिन के टारगेट्स में मैं सेट कर ली कि मुझे 6 टॉपिक आज इससे खत्म करना है। फिर वो चाहे कैसे भी हो, चाहे उस दिन सरस्वती पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उस चीज को मैनेज करती थी कि यूट्यूब से ही देख के उस टॉपिक को फिनिश कर दिया, और या फिर कहीं से ऑनलाइन आजकल काफी चीजें अवेलेबल हैं, तो वो काफी हेल्प करती है आपको। अगर आपके पास बुक भी नहीं है फिर भी आप थोड़ा सा गूगल पर डालो तो उस टॉपिक के बारे में एटलीस्ट आउटलाइन आपको पता चल जाता है। तो वो चीज मैंने किया कि बहुत ही अपने टाइम को जो 1 महीने का टाइम था हमारे पास, उसको मैंने बहुत ही प्लान्ड वे में यूटिलाइज किया था। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आप इसको रिलेट कर पाएंगी कि जब हम 10th में होते हैं या जब इंटरमीडिएट में होते हैं तो कई बार हमारे नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, है ना, और कई बार जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं उनके नंबर थोड़े अच्छे आते हैं, तो ऊपर नीचे होने की स्थिति में हमको ऐसा लगता है कि यार वो तो लग रहा है कि यहीं से आगे निकल गया और हम यहीं से पीछे रह गए। कितना इंपॉर्टेंट होता है वहाँ का नंबर, और क्या उसके ऊपर उतना रिएक्ट करना चाहिए हमको? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं 12th फेल, ये इस मूवी ने बहुत कुछ सिखाया है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जब 12th का लड़का एक IPS बन सकता है तो फिर अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं तो कहीं से भी इफेक्ट नहीं करते आपके करियर को। थोड़ा सा उस पॉइंट पे लगता है डिसअपॉइंटमेंट आती है, बट उससे ज्यादा वो इम्पैक्ट करनी ही नहीं चाहिए, ना ही पेरेंट्स को और ना ही उस बच्चे को, क्योंकि आगे चल के अगर आपने मेहनत कर दी, वो एक एग्जाम ही होता है, UPSC ही एक एग्जाम है, अगर आप उसी के लिए अपना सब कुछ झोंक दिए तो आपके पीछे बैकग्राउंड आपका कितना भी बुरा रहा हो वो सब ढक जाता है, और इवेंचुअली लोग याद रखते हैं उसी एक विक्ट्री को। तो ये चीज कहीं से भी कहना सही नहीं है कि आपके मार्क्स आपके करियर को इम्पैक्ट करते हैं, कहीं से भी नहीं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि एक क्लास में अगर कंपटीशन का ही क्लास हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का ही क्लास हो तो उसमें बहुत सारे लड़के बैठते हैं, सबको एग्जाम क्लियर करना होता है, ऑफिसर बनना होता है। आपको क्या लग रहा है कि वो ऐसी कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करते हैं? बनना तो सब चाहते हैं, कंटेंट रिसोर्सेज भी उनको मिल जाते हैं, पर कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। क्या एक वो पॉइंट आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर किसी भी एस्पिरेंट्स को ध्यान देना चाहिए? इस एग्जाम के थ्रू जो मुझे लगा है, किसी एग्जाम की बात करूं, क्योंकि आपने एक प्रेस्टिजियस एग्जाम निकाला है, तो हम किसी एग्जाम की बात करें कि क्या एक चीज एक फैक्टर होता है जो काफी क्रूशल होता है रिसोर्सेज के अलावा, संसाधन के अलावा? इसके लिए मैं 3 चीज बोलूंगी। एक तो ये है कि पहली चीज कि अगर कोई भी एग्जाम जैसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो उस एग्जाम की डिमांड को आप समझें कि ये एक्चुअली हमसे डिमांड क्या कर रहा है, उसका सिलेबस लें और बाकी सब चीजें प्रिंट आउट करके उसको समझें कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है और हमें वो चीज फुलफिल करना है। तो अगर जैसे मुझे समझ में आया कि मेरी BSc डिग्री ही इसमें मांग रही है तो मैंने हर चीज को उसी डायरेक्शन में ओरिएंट किया कि मतलब उसको पढ़ने की कोशिश की ढंग से। तो पहले तो आप डिमांड को समझिए, फिर प्लान बनाइए कि अगर ये डिमांड है तो ऐसे प्लान अगर हम करेंगे तो उसको अचीव किया जा सकता है। तो सोर्सेस क्या क्या है, ये इस वाले प्रोसेस में आ जा सकता है, प्लानिंग वाले प्रोसेस में, कि इसके सोर्सेस हमने डिटरमाइन कर लिए, फिर वेज क्या होंगे उस चीज को अचीव करने के लिए, वो प्लानिंग प्रोसेस में ही आता है। देन हार्ड वर्क, आई थिंक उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया है तो पुट योर ऑल एफर्ट्स, योर एनर्जी, योर टाइम इनटू दैट। तो ये चीज है कि आप उसके बाद फिर सब कुछ लगाइए उसके लिए, क्योंकि फिर कॉम्प्रोमाइज करना यानी कि आप उस गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये 3 चीज है। मतलब इसको अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो आपका गोल है और एक आप है, इसको आप सोच रहे हैं, तो जितना कम नॉइज है, कम डिस्ट्रैक्शन है, उतने चांसेस बेटर रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर संसाधन की बात करें तो कोई भी पैसा देके बुक्स खरीद सकता है, क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, लेकिन वो नॉइज और जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपकी पर्सनल जर्नी होती है, राइट? और जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ 2-3 चीजें होनी चाहिए कि भाई वो डिमांड क्या है उसकी, उसको लेके प्लान बनाना है और आपको कमिट करना है, इसके अलावा उसमें और कुछ होना नहीं चाहिए, राइट? करेक्ट जी। चूंकि आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं, आप एक गांव से आती हैं और जैसा कि आपने बताया कि करीब इंटरमीडिएट तक आपका यही बैकग्राउंड रहा, तो पैसे को लेकर लोग बात करते हैं कि एजुकेशन बड़ा महंगा हो गया है, जिनके पास पैसे होते हैं वही शिक्षा में कुछ अपने लिए बेहतर देख सकते हैं। कितना सच है, कितना मिथ है ये? देखिए पैसे नो डाउट मतलब अहमियत रखते हैं आजकल के परिवेश में, पर अगर
आप सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपको लगता है कि पढ़ाई एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए, तो अगर जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो पढ़ाई के लिए पैसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं बना। हाउएवर मतलब हमारी फाइनेंशियल मतलब बैकग्राउंड उतनी वीक भी नहीं है, सही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। क्योंकि जब मैंने बीएससी के लिए आईसीआर का एग्जाम दिया था तो आईसीआर हमें 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप देती है और हमारे एसकेएन में फीस भी ऐसी लगती थी 3000 पूरे 6 महीने का, तो वो मेरा पैसा वैसे ही निकल जाता था। तो उतना ज्यादा मैं उस टाइम ही ग्रेजुएशन से ही पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं थी। देन बीएचयू के बारे में सब जानते हैं, बहुत ही चिपेस्ट एजुकेशन देता है, तो वहां पे वैसे ही काफी इजीली मेरा मैनेज हो गया, फाइनेंशियली मैं बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं थी। फिर उसके बाद अब मेरे पास खुद वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गया है मुझे। तो अगर कोई भी बच्चा जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है और वो सोचता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत कंस्ट्रेंट हो सकती है बिना पैसे के, बट पैसा आपको कहीं से पूरी तरीके से रोक नहीं सकता, ये चीज है। अभी जो आपने प्रश्न पूछा ये सोसाइटल मिथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर किसी सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं तो उस सोसाइटी में एक परसेप्शन बना रहता है और कई बार वो परसेप्शन एकदम काल्पनिक होते हैं, लेकिन हमें रोकता ऐसे है जैसे कि वो सच में एक समस्या है। वैसा ही परसेप्शन है करप्शन का, कि जैसे ही कोई पढ़ता है या एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके सामने ये चीज़ें लोग क्रिएट करने लगते हैं कि बहुत करप्शन है, बहुत कंपटीशन है, स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर एज एन इंडिविजुअल हमने उसको अलाउ किया अपने दिमाग में तो एक बाधा बन जाती है। क्या इस तरह की चीज़ें, करप्शन वाली चीज़ें आपके दिमाग में आई या इसको लेके आपका अभी क्या सोचना है? देखिए, करप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम झुठला नहीं सकते, वो एग्जिस्ट करता है, बट उसकी वजह से हमें खुद को रोकना नहीं चाहिए कि, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना जो जेन्युइन है और वो वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक उन्होंने अपने गोल को डिटरमाइन कर रखा है। तो ये मुझे नहीं लगता, आई थिंक ये वर्चुअल मिथ है जो इंसान को रोकती है। ये एग्जिस्ट करती है, वर्चुअल नहीं है, ये एग्जिस्टिंग है एक्चुअली, बट ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती जितना हमने सोच कर बैठा। अगर उसकी वजह से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए तो फिर ये सही नहीं है। आपको आगे बढ़ना होगा, चीजें अगर हैं एग्जिस्ट करती हैं, बट अगर आप सच में डिजर्विंग हैं तो वो आपको मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पहलू के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, पेरेंट्स या फैमिली, उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा और क्या ऐसी खास चीज़ें आप देखते हैं जो आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको मिला और एक सपोर्टिव रोल उसने प्ले किया? देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट तो एक बैकबोन की तरह है जिसकी वजह से मतलब आप प्रॉपर पोस्चर में बैठ सकते हैं। तो वो हमारे मतलब एजुकेशन में केवल फाइनेंशियल सपोर्ट ही सपोर्ट नहीं होता, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। क्योंकि अगर आज मैं इस एसडीओ एग्जाम को क्लियर कर ली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही ऐसे विनिंग सिचुएशन में थी। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो अब आगे तो मैं क्या ही कर पाऊंगी। आई वॉज लिटरली क्राइंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लाइब्रेरी एंड आई यूज्ड टू कॉल माई फादर एंड आई यूज्ड टू आस्क कि हाँ अब हो भी पाएगा क्या कुछ ऐसा मेरे से। बट वो जो सपोर्ट था उस टाइम का जो एक्चुअल सपोर्ट होता है वो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे आप मतलब एक सपोर्ट दिखाएं, एक फेथ दिखाएं कि बिल्कुल होगा और तुम ही से होगा, है ना। तो वहां वाला जो सपोर्ट होता है, इमोशनल और मेंटल सपोर्ट, मुझे लगता है कि ये एक मेजर सपोर्ट है, ये 2 मेजर सपोर्ट है जो आपको करना चाहिए। ये ना ही एक बोलते हैं ना, कुछ बहुत सारे गलत ट्रैप होते हैं जिसमें बच्चे जाके फंस जाते हैं, वो एक्चुअली तभी होता है जब उनके पास कोई और सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि फिर वो दूसरी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, दूसरे सपोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, विच इज नॉट राइट उस टाइम पर, वो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर वही सपोर्ट हमें फैमिली की तरफ से मिलता है तो हम बार बार फैमिली की तरफ फिर देखना स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये सपोर्ट है, और फिर वही पेरेंटहुड जो हमें मिला रहता है वही हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है कि जिन पेरेंट्स ने हमें इतना किया है उनके लिए कुछ अच्छा करना है। तो पेरेंट सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। पेरेंट्स से मुझे अभी एक इंटरव्यू का वाकया याद आ रहा है जिसमें युवराज सिंह और उनके पिता जो है योगराज सिंह, तो दोनों की आपस में बातें हो रही थी और दोनों अच्छे टर्म्स पे नहीं रहते हैं, क्योंकि युवराज सिंह का ये होता है कि आपने मुझे फोर्स करके इसमें भेजा और उनका कहना था कि फोर्स करके भेजा तो भी तो तुमको कामयाबी मिली। तो अगर आप अपने पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपका पेरेंट्स के साथ या फादर के साथ किस तरह का इक्वेशन रहा? क्या ऐसा लगता था कि वो आपको फोर्स कर रहे उधर जाने के लिए या अलाइंड था, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग चल रहे थे?
देखिए मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अलाइंड था, क्योंकि मतलब मेरे फादर मेरे इंटरेस्ट को बढ़ावा दिए हैं। मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे एक्चुअली नहीं याद है, बट वो लोग बताया करते थे कि मैं उनसे बोला करती थी कि मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है, मतलब मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो उन्होंने मतलब एक जहाँ हम रहते थे वो गाँव का इलाका है, वहां से उन्होंने मुझे बाहर भेजने की कोशिश की ताकि तुम जाओ और पढ़ो, पर मैं थोड़ा होम सिक पीपल हूँ, तो वापस मैं आ गई घर पे, नहीं मुझे तो घर पे ही रहना है। तो फिर मैं घर से रह के, लेकिन उनका जो वो मोटिवेशन था कि हाँ तुम आगे बढ़ो और पढ़ाई करो, तो उस चीज को उन्होंने हमेशा ही मतलब जो अगर मैं फर्स्ट मतलब मैं ऐसे थी थोड़ा सा, मुझे फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, तो अगर मैं कभी थोड़ा सा नंबर पीछे भी आ गया तो ही यूज्ड टू मोटिवेट मी कि अरे कोई बात नहीं, वो भी तो बच्चे हैं ना, वो भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर आज तक ही नहीं बनाया, कभी नहीं, बल्कि मेरा जो प्रेशर आता था उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की कि नहीं तुम अननेसेसरी प्रेशर मत लो, अननेसेसरी प्रेशर लेने से तुम्हारी जो मेंटल एबिलिटी है वो कम होगी। तो उन्होंने ये चीज किया। और बाकी जो मेरा फील्ड रहा उसमें चूज करने में एक सही ऑप्शन चूज कर पाऊं, उसमें उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। नेगेटिवली तो उन्होंने कभी नहीं, ही इज वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट पीपल, तो उन्होंने कभी ऐसा वो ऑब्स्टेकल कभी नहीं बने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्ल्स को लेके खास तौर से गांव में एक अलग सा परसेप्शन, क्योंकि आप शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी थोड़ी डेवलप्ड होती है। आपका ये जो एग्ज़ाम अभी आपने निकाला है, इस सोसाइटी के जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, ये दूसरी गर्ल्स के लिए या एक सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे देखती हैं आप इसको? इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही मुझे पता चला कि अच्छा ये इतना बड़ा भी मतलब एक चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि मतलब तुम अब इंस्पिरेशन हो आने वाले लोगों के लिए, तो वो एक अच्छी चीज है। क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली हमारे गांव में, जैसा आपने खुद देखा है क्योंकि आप यहीं से हैं, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लड़कियां ग्रेजुएशन करती हैं एंड आफ्टर दैट मैरिज इज द अल्टीमेट प्लेस फॉर देम। तो ये चीज होता है, ये हमारे गांव में नहीं, बहुत जगह, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे यही चीज होता होगा। पर ये चीज थोड़ा सा चेंज हुआ है अब कि हाँ लड़कियां भी पढ़ सकती हैं और थोड़ा कुछ अलग हटके भी किया जा सकता है, कुछ अलग पाथ भी उनके लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज है कि लड़कियों के लिए एजुकेशन एक्चुअली बहुत जरूरी होता है, और जब लड़की पढ़ती है तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर भी एक रहता है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा रहा कि लोग आके मेरे से ऐसा बोल के जाते थे, अरे भाई शादी कब कर रही हो? तो वो चीज मुझे लगता है अरे शादी अल्टीमेट डिसीजन, मतलब वो डेस्टिनी हो सकती है क्या, अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो सकता है क्या? तो ये चीज नहीं है, लड़कियों के पास भी एक ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं और होना चाहिए। आज के एरा में तो होना ही चाहिए। तो ये है गर्ल्स एजुकेशन, आई थिंक इज द मोस्ट क्रूशियल फील्ड वेयर द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी शुड फोकस ऑन। अगर आप जैसे अभी आपने एंड गोल की बात की कि मतलब अगर लड़की पैदा हो जाती है या उसके थ्रू आउट जो एजुकेशन होता है, अब पेरेंट्स के दिमाग में बस एक ही चीज़ें चलती रहती है, उनकी शादी करनी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लड़कियों के दिमाग में ट्रांसफर हो जाता है कि उनका एंड जो है वो गोल वो शादी ही है। आज के समय को देखते हुए पेरेंट्स का क्या अप्रोच रहना चाहिए? क्या एंड गोल शादी है, यही इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या अब कुछ अलग सिनेरियो बदल रहा है, बन रहा है लड़कियों के लिए? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मेरे फादर जिन्होंने गांव में स्कूल में भी पढ़ाया था, तो मुझे बात में ही उन्होंने ये चीज बताया था कि वो स्कूल में कहा करते थे कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी अच्छी शादी हो जाए, क्योंकि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो हो सकता है थोड़ी अच्छी शादी हो जाए आपको, क्योंकि इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है और अच्छा बनाना है। तो ये चीज जो घर की वो उसको अपब्रिंगिंग बोलते हैं, तो अपब्रिंगिंग में ही ऐसी चीजें होनी चाहिए कि पेरेंट्स को लड़कियों को पढ़ाई के दिशा में ओरिएंट करना चाहिए। शादी देखिए एक अच्छी चीज है, होना वो एक टाइम पे होता ही है, पर उससे पहले आपको करियर में स्टेबिलिटी जरूरी है, जो लड़कियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कों के लिए जरूरी है। तो पेरेंट्स को और पूरे सोसाइटी को इनफैक्ट एकदम एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए कि जिस एज में 25 तक एटलीस्ट, क्योंकि ये हमारे और ये अभी के लिए नहीं, ये पहले से भी चला आ रहा है, जिसको हम बोलते थे कि बाल्यावस्था, गृहस्थ अवस्था, उसमें भी 25 साल दिए गए थे, है ना। 25 साल तक आपको अध्ययन के लिए छोड़ा जाता था, तो आप उसको अगर पढ़ाई के लिए ही छोड़ दो उस 25 साल के एज तक कि पढ़ाई करो और इसमें केवल पढ़ाई करो और कुछ मत सोचो कि शादी वगैरह और ये सब, इन सब चीजों के लिए नहीं होता। हमारे यहाँ 18, 22 साल के एज में तो कर ही दिया जाता है, 25 साल तो बहुत लेट हो गया ये लोग बोलते हैं। तो
तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करवाना चाहिए बच्चों से और उनको मोटिवेट करना चाहिए इनफैक्ट कि पढ़ो और करियर बनाओ, अपनी सॉलिड करियर बनाओ। क्योंकि दहेज जैसी कुरीतियां भी हैं हमारे समाज में, उनको तभी दूर कर सकते हैं आप, और उनके बारे में दूर करने के भी बात भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास सच में करियर वाइज थोड़ी स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस गांव से आप बिलोंग करती हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके। और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और मिलवाता हूँ आपको कुछ ऐसे लोगों से जो इस सफलता के ऊपर काफ़ी उत्साहित हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं ग्राम सभा घोसवा, जो घोसवा इमलियाँ का नाता रहा है। लोग कहते हैं कहाँ घर है, तो हम कहते हैं इमलियाँ, तो कहते हैं वही घोसवा के इमलियाँ। तो घोसवा की जो वर्तिका सिंह PCS हुई हैं, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तिका सिंह ने कहीं कोचिंग नहीं किया। अकेले घर में छत की ऊपर की सीढ़ी पर बैठ करके उन्होंने PCS की परीक्षा का तैयारी किया और BPSC पास कर ली बिहार की। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सामान्य परिवार से थी, पिताजी एयरफोर्स में थे कैलाश सिंह जी, और इस तरह से सामान्य परिवार की बेटी को पढ़ के जाना ये सामान्य बात नहीं है। मैं उसके लिए दिनकर जी के लेख में कहना चाहूँगा कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। मैं वर्तिका सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और देश के तमाम बेटियों को भी यह कहना चाहूँगा कि वर्तिका सिंह के पद चिन्हों पर चल करके वो आगे बढ़ें और पढ़ें, आगे बढ़ें और गांव देश का नाम रोशन करने का काम करें। मैं दिनेश तिवारी, ग्राम घोसवा, पोस्ट घोसवा, जनपद चंदौली का निवासी हूँ। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ श्रीमान कैलाश सिंह जी की लड़की वर्तिका सिंह अभी BPSC बिहार से वहाँ 7th रैंक पे आई। इसके लिए हम पूरे ग्राम सभा की ओर से, अपनी तरफ से, पूरे चंदौली जनपद की तरफ से उस बच्ची को हार्दिक बधाई देते हैं। और हमारी ये कामना है कि हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे रंग के लड़के हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक लड़के हैं, वो इसी तरह से प्रतिभागी बने और सफलता मिलती रहे। आप वर्तिका सिंह जी के फादर हैं, तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये अभी जो एग्ज़ाम निकला है, इसको लेके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अभी तक तो बेटी बाप के नाम से जानी जाती थी, अब बाप जो है बेटी के नाम से जाना जाएगा जी। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? चूँकि जो फादर होते हैं एक तरह से अपने बच्चों के शिल्पकार भी होते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा, किस दिशा में जाएगा। कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपने इनको शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं भाई ये एक दिशा में अगर इनको अगर सपोर्ट किया जाए तो निश्चित ही एक सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं पढ़ाई के दौरान ही मैं एयरफोर्स में चला गया जी। तो मैं इस देश की सेवा भी किया हूँ और हमारी शादी 85 में हुई, बच्चे नहीं हुए, 15 साल तक हमारे बच्चे नहीं हुए थे। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने का कारण भी यही था कि रिटायरमेंट मैंने ले लिया, अर्ली रिटायरमेंट लिया कि जब बच्चे ही नहीं हो रहेंगे तो हम लोग पैसा कमा करेंगे क्या जी। और रिटायरमेंट के 4 साल के बाद बच्ची हुई तब भी गांव में ये हुआ कि नहीं इनको लड़का होना चाहिए था, इतने सालों के बाद हुआ। लेकिन मुझे जितनी खुशी बच्ची के होने का हुआ, हमारे एक बच्ची है और एक लड़का भी है, लेकिन लड़के से ज़्यादा खुशी हमको बेटी के में हुआ था। और होनहार तो थी ही, होनहार थी क्योंकि 4 साल की उम्र में ही ये बाहर घर के बाहर बैठ कर के किताब पलट रही थी। तो मैं पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तो ये बोली कि पापा मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है। तो मुझे लगा कि इस गांव में इसका करियर नहीं बन पाएगा। तो हमारी सिस्टर जयपुर में रहती है, मैं उससे कहा कि इसका एडमिशन यहाँ पे करवाना है। हमने प्रयास किया और उस समय भी इसने कंपटीशन दे करके वहाँ का एडमिशन लिया। लेकिन फिर ये जिद पे अड़ गई कि पापा अपने बच्चों को दूसरे के पास नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो फिर लिवा करके आना पड़ा और इसका प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुआ यहाँ, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हुआ। फिर उसके बाद हाई स्कूल
और इंटर ये बीपीएस प्राइवेट स्कूल है उसमें हुआ है नौबतपुर में। इसके बाद इसने तैयारी किया बनारस में और अपने से, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जो ये कहते थे कि पापा हमको अगर कोचिंग करना है, मैं कहता था कि पैसे ले लो, जो भी है कोचिंग तुमको करना है, तुमको पढ़ना है, उसकी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी और तैयारी तुम लोगों को करना है। इसमें मैं कोई ना तो सोर्स लगा सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ और ये अपने बलबूते यहाँ तक पहुँची है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।